क्लास 10th क्या ये ज्योग्राफी में लिस्ट नंबर 3। इसमें भारत की कृषि के बारे में हम लोगों को जानना है। तुम लोग जानते होगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ लगभग 60% लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित है, जबकि बिहार में 80% लोग कृषि पर आधारित है। और कृषि के बारे में तुम लोग तो विभिन्न विषयों में पढ़े होगे, अर्थशास्त्र में भी पढ़े हो, उसके बाद ये ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हो। और बिहार में भी तुम लोगों को बताया है बिहार के भूगोल में कि बिहार में कृषि की क्या स्थिति है उसके बारे में। तो भारत में जो कृषि होता है ये जानते ही होंगे कि यहाँ पर कृषि फसलें उगाई जाती हैं और भारत के लोगों के जीविका का प्रमुख आधार कृषि है। कृषि से ही लोग आजीविका प्राप्त करते हैं। कृषि पर ही आधारित उद्योगों का भी विकास अधिक हुआ है और अधिकांश लोग कृषि पर आश्रित है। इसीलिए यहाँ पर कृषि का विशेष महत्व माना गया है। हम भारत में देखते हैं कि अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है और यहाँ फसलों के प्रकृति को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक फसल होता है प्रकृति के आधार पर नकदी फसल। अब नकदी फसल किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसी फसलें होती है जिसको बेच करके लोग धनोपार्जन करते हैं। हालांकि प्राय सभी फसलों को बेचा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें होती है जिसका उपयोग हम लोग कम मात्रा में करते हैं, लेकिन उसका उपयोग जो होता है वह बेचने के लिए किया जाता है, मुद्रा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे तंबाकू, मसाला, दलहन, फूल की खेती, गन्ना की खेती, कपास की खेती, ये सब जो है वो नकदी फसल है, माने जिसे बेचकर हम मुद्रा प्राप्त करते हैं। वहीं पर एक फसल होता है रोपण फसल। रोपण फसल में क्या होता है, किसी फसल को एक बार लगाने के बाद उससे हम 2 या 3 बार फसलें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चाय की खेती होती है, यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, या बागानी कृषि इसको कहते हैं। जैसे गन्ना की खेती होती है, कपास की खेती होती है, उसके बाद आम के, लीची के बागान होते हैं, इससे भी यह भी रोपण कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो ये रोपण कृषि हो गया। वैसे होता है व्यापारिक कृषि। अब कहेगा व्यापारिक कृषि किसको कहते हैं? तो जब हम बड़े पैमाने पर आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, सिंचाई के साधन का उपयोग किया जाता है, उसके बाद खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होती है। तो जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होती है और उसका उपयोग लोग बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यापारिक कृषि। माने आधुनिक तरीके से की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? व्यापारिक कृषि कहा जाता है। और व्यापारिक कृषि से लोग धनोपार्जन करते हैं। जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ व्यापारिक कृषि का प्रचलन ज्यादा होता है, और जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ व्यापारिक कृषि बहुत कम किया जाता है। या जहाँ के किसान अमीर होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भारत के किसान गरीब हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यापारिक कृषि का प्रचलन बहुत कम होता है। उसी प्रकार से देखो, एक कृषि का प्रकार है जिसका नाम है जीवन निर्वाह कृषि। अब जीवन निर्वाह कृषि किसको कहोगे? तो जिसके अंतर्गत किसान अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न फसलों को उगाता है। आवश्यकता माने उसको जिस चीज की जरूरत होगी। अगर मान लो चावल की जरूरत है तो थोड़ा धान बोलेगा, गेहूं की जरूरत है तो गेहूं बोलेगा, कुछ फल साग सब्जी भी लगा लेगा, कुछ गन्ना भी लगा लेगा। माने थोड़े थोड़े जमीन पर थोड़े थोड़े फसल जो उगाया करते हैं और इसका उपयोग अपने जीवन के निर्वाह के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे, या उसे जीवन निर्वाह कृषि कहा गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में कृषि की उत्पादकता बहुत कम है। माने जितने उत्पादन होनी चाहिए उतनी उत्पादन नहीं हो पाती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यहाँ जनसंख्या के अधिकांश भाग जो है, यानी अधिक लोग कृषि पर आधारित है। कृषि पर जनसंख्या का बोझ बना हुआ है। एक आदमी का काम जहाँ है वहां 10 आदमी खेती कर रहे हैं, जिससे खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। और खेत का आकार जब छोटा हो जाता है तो उस स्थिति में हम पूंजी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, ट्रैक्टर नहीं ले जा पाते हैं, सिंचाई के साधन का उपयोग नहीं करते हैं। किसान सोचता है चलो छोटा सा खेत है, अब इसके लिए हम कितना करें, जैसे तैसे उसको बो देता है, जिससे उत्पादन अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रकार से कृषि का छोटा आकार होना भी जो है वह कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण है। यहाँ की कृषि जो है मानसून के साथ जुआ है।
जैसे जुआ में हार और जीत की निश्चितता नहीं होती है, वैसे ही किसानों के साथ भी होता है। यहाँ के किसान क्या करते हैं, तो सिंचाई के लिए ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं। वर्षा होगी, क्या होगी, वर्षा होगी तब तो माने फसल में पानी पड़ेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं पड़ेगा। अब इस स्थिति में क्या हो जाता है, फसल नष्ट हो जाता है। कभी बाढ़ से फसल नष्ट हो जाती है, तो कभी सुखाड़ से फसल नष्ट हो जाती है। अब इसके कारण उत्पादकता कम हो जाती है, और बिहार, ये भारत के किसान जो हैं दिन प्रतिदिन गरीब ही होते जा रहे हैं। किसानों की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो कहेगा भारत में कृषि की उत्पादकता कम होने के क्या कारण है, तो खेतों का छोटा आकार हुआ, जनसंख्या का बोझ, मानसून पर निर्भरता, किसानों का ऋणग्रस्त होना या गरीब होना, आधुनिक संसाधनों का अभाव, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं प्रदान किया जाना, ये सब जो है ये कारण है जिसके कारण यहाँ की कृषि उत्पादकता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, या कम होती है, जितने होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उत्पादकता में कुछ वृद्धि हुई है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हरित क्रांति लाई गई है, या सरकार और अन्य कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। अब देखो, ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन कारण बताओ से संबंधित पूछता है। कारण बताओ, इसमें रहेगा कि भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। माने भारत ऐसा देश है यहाँ से चाय का निर्यात अधिक मात्रा में की जाती है। तुम लोग जानते होंगे कि भारत में चाय की खेती करने का प्रारंभ किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सबसे पहले अंग्रेज क्या किया, तो अपने साथ चाय के कुछ पौधे लाए और यहाँ लगाया। लगाने के बाद यहाँ पहाड़ के ढलान पर में चाय की खेती की जाती है। चाय की खेती के लिए ढालू भूमि का होना जरूरी है, क्योंकि वर्षा तो ज्यादा हो लेकिन चाय की जड़ में अगर पानी लग जाएगा तो पौधा सूख जाएगी। तो ये पानी लगने से बचने के लिए क्या किया जाता है, तो ढलानों पर यानी पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र की घाटी वाला क्षेत्र है, असम का क्षेत्र, वहां पर चाय की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। और यहाँ जितना चाय का उत्पादन होता है उतने लोग यहाँ चाय का उपयोग नहीं करता है। यहाँ टाउन क्षेत्रों में माने शहरी इलाकों में लोग ज्यादा से ज्यादा चाय का उपयोग करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग जो हैं वह चाय का उपयोग कम मात्रा में करता है, जिसके कारण यहाँ से चाय विदेशों में निर्यात कर दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत का चाय जो है निम्न कोटि का है, इसलिए विदेश वाले भी इसको खरीदना नहीं चाहते हैं, या खरीदते हैं तो कम पैसा देते हैं। हम लोग जो चाय का यूज करते हैं, उपयोग करते हो, वो उसका डस्ट होता है। ओरिजिनल चाय का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो इस प्रकार से ये चाय का उत्पादन भारत में अधिक मात्रा में किया जाता है। चाय के उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का स्थान जो है वो प्रथम है, और निर्यात में भी यह अग्रणी है। वैसे ही है कि गन्ने का उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक होता है। क्यों, तो तुम लोग जानते होंगे कि पहले प्राचीन काल में गन्ना का उत्पादन या चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में होता था। कौन स्टेट में होता था, बिहार और उत्तर प्रदेश में इतना चीनी तैयार होता था, भारत के कुल उत्पादन का 80% चीनी यही उत्पादित किया जाता था, बिहार और उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब देखते हैं कि समय बदल गया। आजकल बिहार में खेतों में तुम्हें गन्ना दिखाई दे रहा है? नहीं, लोग गन्ना का खेती करना छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में भी छोड़ दिया। तब इसका स्थानांतरण हो गया है दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में इसलिए हुआ है कि वहां पर ये समुद्री जलवायु मिलती है, माने समुद्र की हवा चलती है जिसमें आर्द्रता की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण उसमें उस क्षेत्र में अगर गन्ना का खेती करेंगे तो गन्ना में रस अधिक होती है, और गन्ना में जब रस अधिक होगा तो क्या होगा, उससे ज्यादा चीनी मिलेगी। यही कारण है कि आजकल महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन ज्यादा होने लगा है, और अधिक से अधिक मात्रा में वहां चीनी का उत्पादन हो रहा है। जबकि उत्तरी बिहार से चीनी का खेती का क्या हो रहा है, मतलब गन्ना की खेती का लोप हो रहा है, और चीनी का उत्पादन कम मात्रा में हो रही है। वैसे ही कारण बतावे वाला क्वेश्चन एक है कि भारत से कपास का निर्यात किया जाता है।
और आयात भी किया जाता है। भारत में कपास का आयात भी होता है और निर्यात भी होता है। तो दोनों काम क्यों होता है? तो भारत में जो गन्ना का उत्पादन होता है, वह गन्ना जो है, सॉरी, कपास जो है, वह छोटे रेशे वाली कपास है। कौन रेशे वाली कपास है? तो ये छोटे रेशे वाली कपास है, इससे अच्छा कपड़ा नहीं बनता है। तो ये अच्छा कपड़ा नहीं बनने के कारण इसका क्या किया जाता है? तो निर्यात कर लिया जाता है। और अच्छा कपड़ा बनने के लिए लंबा धागा का होना, यानी लंबे रेशे वाली कपास का होना जरूरी है, जिसका खेती भारत में नहीं किया जाता है। तो भारत में लंबे धागा वाला कपास का क्या किया जाता है? बने आयात किया जाता है। और छोटे धागे वाले कपास जो होते हैं, वह क्या किए जाते हैं? निर्यात किए जाते हैं। तो यही कारण है कि भारत में ये कपास का क्या होता है, और आयात और निर्यात दोनों होता है। हालांकि यहाँ पर कपास की ज्यादा से ज्यादा खेती जो होता है वह दक्कन के पठारी क्षेत्र में होता है। दक्कन के पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होता है, और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण उस पर अगर कपास लगाया जाए तो कपास की खेती अच्छी होगी। यही कारण है कि दक्कन के पठारी वाला क्षेत्र जो है, जैसे कि ये गुजरात है और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में कौन चीज का उत्पादन किया जाता है? कपास का उत्पादन होता है। अब चलो इससे आगे अगला लेसन में है उद्योग। उद्योग में हम लोग देखते हैं उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक होता है कच्चा माल। कोई भी उद्योग की स्थापना करना चाहोगे तो उसके लिए कच्चा माल की जरूरत होती है। जैसे लोहा इस्पात के उद्योग के स्थानीयकरण के लिए हमें लोहा की आवश्यकता होती है, चूना, पत्थर, कोयला। वैसे ही सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए हमें कपास की आवश्यकता होती है। जूट उद्योग की स्थापना के लिए पटसन की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए कपास की आवश्यकता होती है। तो कोई भी उद्योग की जब हम स्थापना करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और ये कच्चा माल अगर मिलेगा तो वही उद्योग की स्थापना होगी। दूसरा है शक्ति के साधन, यानी शक्ति के साथ बिजली होना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग होता है। अगर मान लो मशीन को चलाने के लिए बिजली उपलब्ध है, आजकल बिजली का उपयोग किया जाता है या कोयला का उपयोग होता है। कोयला बिजली जहां प्रचुर मात्रा में होता है उन क्षेत्रों में उद्योग धंधों का विकास अधिक होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पूंजी। पूंजी भी होना जरूरी है। हमारे देश में पूंजी का अभाव है, जिसके कारण बड़े बड़े उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है, और औद्योगिक दृष्टिकोण से भारत जो है एक पिछड़ा हुआ देश में आ गया है। उसी प्रकार से कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक का भी होना आवश्यक है। सरकारी नीति, यातायात के साधन का विकास, परिवहन के साधनों का विकास, सरकारी नीति, बाजार की सुविधा, आयात निर्यात की सुविधा, ये सब सुविधाएं जहां उपलब्ध होती है वहां उद्योगों का विकास अधिक होगा। ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो उद्योग का विकास नहीं हो सकेगा। तो उद्योग के विकास के लिए या स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारकों का होना आवश्यक है? इसमें यही कारक सब आ जाएगा: कच्चा माल की सुविधा, पूंजी की सुविधा, यातायात की सुविधा, परिवहन की सुविधा, बाजार की सुविधा, कुशल श्रमिक की सुविधा, सरकार की नीति। तो ये सब उत्तरदायी होते हैं सम्मिलित रूप से औद्योगिक विकास में। अब देखो, उद्योग को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है कच्चा माल की प्राप्ति के आधार पर। एक को कहते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। तो ये कृषि पर आधारित उद्योग क्या हुआ? तो जिस उद्योग को कच्चा माल या जिस उद्योग में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पाद का उपयोग किया जाता है, जैसे चीनी उद्योग, जूट उद्योग, पटसन उद्योग, ये सब उद्योग जो होते हैं उसको किस चीज की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की जरूरत होती है। यह कच्चा माल कौन चीज से प्राप्त होता है? कृषि से। इसीलिए इसको कहते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। वैसे ही खनिज पर आधारित उद्योग होता है, तो जिस उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिज पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जैसे ये लोहा इस्पात उद्योग, उसके बाद है अल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इन सभी उद्योगों को ये खनिज पदार्थ पर आधारित उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। अब देखो, किसी देश के विकास में परिवहन और संचार का विशेष महत्व है। आजकल
परिवहन का महत्व इसलिए बढ़ गया है, कोई भी उद्योग की जब स्थापना करोगे तो उसके लिए परिवहन के साधन होना चाहिए। परिवहन के साधन मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु को जो हम मंगाते हैं या भेजते हैं, इसके लिए सड़क परिवहन चाहिए, जल परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, विदेश में भेजने की सुविधा होनी चाहिए, वायु परिवहन का भी उपयोग किया जाता है कुछ वस्तुओं को मंगाने के लिए जो हल्की वस्तुएं होती है। तो परिवहन के साधन जिस देश में जितना ज्यादा विकसित होता है, वहां औद्योगिक विकास उतनी ही ज्यादा होती है, और जिस देश में परिवहन के साधन विकसित नहीं होते हैं, वहां औद्योगिक विकास नहीं होती है। यही कारण है कि हमारे देश में परिवहन के साधनों का विकास नहीं हुआ है, तो औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। जापान में जाओगे तो वहां सड़क देखोगे तो एज ए नेट की तरह होता है, नीचे सड़क है, उसके ऊपर सड़क है, उसके ऊपर सड़क है, माने परिवहन 1 मिनट रुकता नहीं है। और यहाँ पर लहरियासराय से दरभंगा जाओ तो 1 घंटा लग जाएगा, पूरा रोड जाम में मिलेगा। अब समझो इस स्थिति में सामान अगर भेजना हो, दरभंगा से लहरियासराय मंगाना हो या लहरियासराय से दरभंगा भेजना हो, कितना समय लग जाएगा? उतना देर कौन इंतजार करेगा? उतना समय किसी के पास नहीं है कि सामान खरीदने के लिए इतना देर लोग रुके। तो परिवहन के साधनों का विकास जिस देश में जितना ज्यादा हुआ है, वहां औद्योगिक विकास उतनी ही अधिक हुई है। तो भारत में औद्योगिक विकास के लिए परिवहन के साधन को विकसित करना अति आवश्यक है। वैसे ही संचार के साधनों का भी विकास होनी चाहिए। संचार के साधन का मतलब होता है कि टेलीफोन, मोबाइल। आजकल औद्योगिक विकास में टेलीफोन और मोबाइल का भी विशेष योगदान माना गया है, क्योंकि व्यापारी लोग कच्चा माल मंगाने के लिए, तैयार माल मंगाने के लिए, सामान को बेचने के लिए हमेशा उपभोक्ता से कंसल्ट में रहते हैं, उसके प्राइस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रत्येक दिन पूछते रहते हैं कि कोई भी सामान का दाम यहाँ कितना है, फिर दरभंगा में कितना है, पटना में कितना है, बम्बई में कितना है, और उसी के आधार पर अगर दाम बढ़ती है तो दाम बढ़ा देता है, और दाम घटती है तो क्या करता है, कम कर देता है। और जब घट जाता है कोई चीज का दाम, तब उसको क्या करेगा, वह नहीं बेचेगा, स्टॉक में बंद करके रख लेगा ताकि व्यापारी को घाटा नहीं हो। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए संचार के साधनों का भी विशेष महत्व माना गया है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आजकल जानते ही होंगे कि वैश्वीकरण का समय आ गया है, उदारीकरण का समय है। इसके बारे में डिटेल्स तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। तो ये वैश्वीकरण में क्या होता है, तो विश्व के विभिन्न देशों को जोड़ा जाता है। वैसे ही व्यापार के क्षेत्र में भी देखते हैं कि विभिन्न वस्तु को का आयात और निर्यात एक देश का जो दूसरे देश के साथ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, तो एक देश दूसरे देश के साथ जो विभिन्न वस्तुओं की खरीद बिक्री करता है या लेन देन करता है, उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा गया है। और भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार असंतुलित अवस्था में है। ये क्यों असंतुलित अवस्था में है, तो यहाँ से कच्चा माल भेजा जाता है, खाद्य ये कृषि उत्पाद से संबंधित वस्तुएं भेजी जाती है। अब इसका परिणाम होता है कि कृषि उत्पाद का वस्तु तो यहाँ से भेज देगा, उसका मूल्य कम होगा, और वहां से बड़ा बड़ा मशीन मंगाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाएगा, तो महंगी होगी, तो महंगा पेट्रोलियम मंगाता है। तो इसमें एक होता है शब्द आयात और एक होता है निर्यात। तो आयात किसको कहते हैं और निर्यात किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु को मंगाई जाती है दूसरे स्थान से, दूसरे देश से अगर किसी वस्तु को मंगाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, आयात। और जब किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसको क्या कहेंगे, निर्यात। तो भारत में आयात किन किन वस्तुओं का किया जाता है, ये तो जानते ही होंगे कि भारत में पेट्रोलियम मंगाया जाता है, मशीनरी सामान मंगाया जाता है, सोना चांदी मंगाया जाता है, बड़े बड़े मशीन मंगाए जाते हैं, अस्त्र शस्त्र मंगाए जाते हैं। तुम लोग जानते हो कि फिलहाल में ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र विदेशों से खरीदे जा रहे हैं कि नहीं खरीदा जा रहा है। हेलीकॉप्टर मंगाया गया है, उसके बाद लड़ाई करने के लिए हथियार सब मंगाया गया है। तो ये जो हुआ आयात हुआ। तो आयात में ज्यादा मूल्य की वस्तु का आयात होता है और निर्यात होता है कम मूल्य की वस्तु का। तो ऐसे व्यापार को हम क्या कहते हैं, असंतुलित व्यापार। भारत का व्यापार जो है असंतुलित अवस्था में है, जिसके कारण ये भारत का आर्थिक विकास उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ से कच्चे माल का निर्यात किया जाता है, और तैयार माल क्या किए जाते हैं, आयात किए जाते हैं। यहाँ स्थल मार्ग से ही विभिन्न वस्तुओं का आयात निर्यात होता है जो महंगा होता है।
समुद्री मार्ग से विभिन्न वस्तुओं का आयात निर्यात करनी चाहिए। तो यहाँ समुद्री मार्ग का भी उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है और भारत की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा विकसित नहीं है। यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, जिसके कारण जो सामान यहाँ प्रोडक्ट होता है वह सामान विदेशों में क्या किया जाता है, माने निर्यात करने के लिए बचता ही नहीं है, अपने ही देश में उसका उपयोग कर लिया जाता है। विदेशों से सामान मंगाया जाता है क्योंकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में क्या है, माने यह दूसरा नंबर पर है। पहला नंबर पर चाइना और दूसरा नंबर पर भारत है। इसलिए यहाँ अधिक से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उतना उत्पादन नहीं हो पाता है जो विदेशों से मंगाना पड़ता है। फिलहाल ही में जानते होंगे प्याज का कीमत बढ़ गई थी, तब सरकार क्या किया, तो विदेश से प्याज मंगाने का आदेश दे दिया। अब परिणाम हुआ कि विदेश से प्याज आ गया तो यहाँ प्याज सस्ती मिलने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ जितना उत्पादन होता है उससे लोगों को यानी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः यहाँ उत्पादन और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, औद्योगिक विकास और अधिक करने की आवश्यकता है। तो कहेगा औद्योगिक विकास में ये परिवहन और संचार का क्या महत्व है, इसको जान लिए होंगे, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की क्या विशेषताएं हैं ये भी जान लिए होंगे। तो आज इतना ही क्वेश्चन रहने दो, इसको ठीक ढंग से याद कर लेना। मेरा उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षा में इसमें से कम 15-20 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे।